अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और मुजफ्फरपुर ज़िले के चतुर्भुज स्थान में हैं। जिस चतुर्भुज स्थान के लोगों के बीच में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। हालांकि एक तौर से कहा जाए तो कीचड़ में ही कमल खिलता है। जी हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी हमारे साथ जो बैठी हुई हैं इनका नाम नसीमा खातून है और ये सेक्स वर्कर की बेटी हैं। जैसे कि ये खुल की बातचीत करती हैं और इन्हें कहने में भी थोड़ा भी झिझक नहीं आता है। और जो भी यहाँ के सेक्स वर्कर के बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लेके एक शिक्षा जगत में एक क्रांति ला रही हैं और ये बच्चों को कुछ शिक्षा भी देती है यहाँ पे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि जो यहाँ पे बच्चे हैं वो पढ़ाई करे और दूसरे जगह सेटअप करे, मतलब कोई दूसरा टाइप का काम करे, ये सब काम नहीं करे? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं सोची थी कि ये सब काम नहीं, कोई काम ही नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए। और पढ़ाई तो इसलिए क्योंकि मैं भी इसी इलाके में पली बड़ी हूँ, मैंने भी अपना बचपन यही जिया है, तो मुझे पता है कि किस तरह का चुनौती है। तो जब आप खुद उस चुनौती को फेस करते हो तो आप चाहते हैं ना कि आने वाला जनरेशन ना करे। तो जनरली ये बात लोग बचपन में सोचता है कि हम भी और लोग की मदद करेंगे, जैसे जैसे वो सेटल होता है ना उसके बाद वो अपने तक हो जाता है, फिर अपने बच्चे पे फोकस हो जाता है, दूसरे बच्चे को छोड़ देता है। लेकिन मेरा वो मनसा नहीं है। मेरा मनसा है कि मेरे इलाके के जो मेरे जैसे और बच्चे हैं, अब जो वो आने वाले पीढ़ी में बड़े होंगे, तो उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो खौफ ज़दा हो, मतलब खौफ से फ्री हो, बेखौफ हो, और वो सही रास्ते की तरफ हो, और वो अपनी ज़िंदगी खुल के जिए, डर के ना जिए। आपको क्या लगता है कि जो इस फील्ड में आते हैं उनकी कुछ मजबूरी रही होगी या कुछ लोग शौक से आते हैं? क्या कठिनाई होती है जो इस लाइन में आने के लिए वो लोग चाहते हैं? देखिए, प्रोफेशन में आना बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। व्यक्ति अपना इंडिविजुअल भी लोगों का होता है। तो किसी का प्रॉब्लम है, किसी का है कि पति छोड़ दिया, पति ने 10 शादी कर लिया, 10 लोग को रखता था तो मैं एक को रख लूँ, तो क्या बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि आप नहीं, आज के डेट में तो बड़ा बेतुका रीजन है जिसको सुन के भी बड़ा अजीब लगता है कि यार ये कौन सा फ्रेंड भी प्यार कर लेता है और ले जाके कोठे पे। आज के डेट में तो आपको जाता है ना, टिकटॉक और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम वाला मोहब्बत होता है और उसी शादी होती है, फिर उसके बाद फिर वो डिवोर्स तक। मतलब पहले की शादी का जो एवरेज था 3 साल तक के बाद प्रॉब्लम शुरू होता था। अभी तो 5 से 6 महीने में वो लड़की बोलती है कि मैं लड़के को समझ गई, ये लड़का बोलता है हम इसको समझ गए, और अब डिवोर्स तक बात आ जाती है। तो स्थिति बहुत चेंज हो गई है। और इस प्रोफेशन में आने का कोई रीज़न ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर कि यही है, क्योंकि अलग अलग लोग करते हैं ना, अलग अलग तरीके से करते हैं। और आप कोई पर्टिकुलर एक जगह चतुर्भुज स्थान तो रहा नहीं, बहुत सारी जगह पे लोग कर रहे हैं। अभी कहा जाए तो कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में भी इस फील्ड में आती हैं। बहुत सारे का किडनैपिंग भी होता है, इस तरह से भी आती हैं। और कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है जो इस कारण से आती है। तो ये 3 टाइप की तो है। मतलब इससे छुटकारा होने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इसमें आने के बाद वो नहीं निकल जाए, कोई दूसरा काम करे, ऐसा मतलब? तो वही बात बोल दी है ना कि बीमारी होने के बाद हमको बीमारी ना हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका समाधान जानते क्या है, जो मैं हमेशा कोशिश भी की कि जो कॉलेज है, स्कूल्स हैं, है ना, वहाँ पे बच्चों को इस तरह के मुद्दे से अवेयर किया जाए कि जो ठगों के चक्कर में लोग आ जाते हैं ना, दिखावे के चक्कर में आ जाते हैं। अब वो लड़का पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, बस थोड़ा सा हीरो जैसा दिखना चाहिए। अब इस चक्कर में बहुत सारी लड़कियां, मैं आपको बताऊं, मैं आदिवासी एरिया में थी, वहाँ पे मैंने महिलाओं से पूछा कि सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे, कि आपके लिए क्या किया जाए। उन्होंने पता मुझे क्या बोला, मैडम जी मोबाइल बंद करवा दीजिए। मैं बोला मोबाइल बंद कराने का क्या मतलब है? बोली 12 साल 15 साल, अब नरेगा में काम करती हैं, गांव में महिलाएं नरेगा में काम करती हैं। अब सब कुछ मोबाइल से जुड़ गया है, आपके खाता पे आएगा, आपको व्हाट्सएप पे आएगा, आपको OTP गिरेगा, आधार लिंक है, तो आपको देखने आता नहीं है, कौन देखेगा? अरे आपके घर में पढ़ा लिखा बच्चा है ना, उसको दे दीजिएगा। अब बच्चा नहीं है, बच्ची है, तो वही देखेगी। अब वो फ़ोन देखते देखते बोली कि हमारे गाँव में जो लड़की की शादी हम मैच्योर होने पर करते थे, वो अब 12 साल में पता चलता है कि हम खेत पे गए काम करने, बच्ची गायब है। 3 महीना 4 महीना खोजे, पुलिस में कंप्लेन की, जब मिलती है तो गर्भवती होती है। अब हम क्या करें मैडम जी? हमारा तो इज्जत गया, हमारा तो गया, नाक कट गया। तो ये स्थिति है आज के डेट में कि आप सुविधा जितनी तेज़ से बढ़ रही है, जितनी तरह से विकसित हो रही है, उतनी तरह से हमें नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अब घर में आपको बताना चाहिए कि जो मोबाइल नाम का जो एक क्या बोले सुविधा है, वो असल में एक बीमारी भी है। अब वो बीमारी कैसे है तो वो बताइए। अब आप क्या कर रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ेगा, चलो चलो बेटा थोड़ा सा तुम भी इस गाना पे ठुमका लगा दो।
अब फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी बच्चों को परोस रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इससे पैसा आएगा, हमने कर दिया, सोशल मीडिया पे आ गए। अब सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे के साथ कितना लोग मिसयूज कर रहा है हम लोग जान रहे हैं? नहीं जान रहे। आजकल गेम हो गया है ना, गेम में जो थर्ड पार्टी भी गेम खेलता है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, किससे वो बात कर रही है, किससे वो गेम में आगे पीछे हो रहा है? गेम से तो एग्जांपल मिल गया, नसीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में आ गए। अब जरूरी नहीं है कि नसीमा हैदर पाकिस्तान से ही हो सकता है बिहार में बैठ के पाकिस्तान लिख दिया हो। नहीं, ये तो पूरा क्लियरली हो गया कि पाकिस्तान से ही आई है, वहाँ पे उसका पति है, उसका उसके बारे में नहीं हम बोल रहे, हम गेम के बारे में बोल रहे हैं कि गेम में जो आपको 4 लोग दिख रहा है वो रियल में कौन है, ये आइडेंटिफिकेशन हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें उसका थोबरा नहीं आता, वो कुछ कार्टून पिक लगाए होते हैं। और हम बच्चों को ये अवेयर नहीं कर रहे सोशल मीडिया को लेकर। आज साइबर क्राइम कह के लोग चिल्ला रहे हैं कि आप बच्चों को नॉलेज दीजिए, यूज़ करो, लेकिन किस सावधानी के साथ यूज़ करना ये बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या इस चंगुल में फंस रहे लोग। अभी मैंने कोई एक कहानी पढ़ा था अखबार में कि कहीं भी ये खबर आई थी कि वो 12 साल का लड़का था, वो लड़की के गेटअप में रील्स बनाता था, उसको इतना ट्रोल किया गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक के जरिए, फ़ोन कर के, आजकल तो फेसबुक से फ़ोन कर सकते हैं आप, मैसेज कर के, कि उस लड़के ने फांसी लगा ली। अब बताइए। अच्छा ये बताइए, सेक्स वर्कर्स के लाइफ में क्या क्या कठिनाई होती है? कि अभी इसको कैसे बताया जा सकता है? जैसे एक आम आदमी बिजनेस करता है, उसके लाइफ में जो कठिनाई है वैसे उसकी कठिनाई है। हाँ, ये अलग बात है कि आम लोगों का नॉर्मल बिजनेस है जो समाज मानता है, इनका समाज नहीं मानता है, तो इनको समाज के भी नज़रिए से छुप के, बच के और बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। कहीं आप लोग कैमरा लेके ना दौड़ जाएं, ये देखो देखो उसके पास कस्टमर गया, ये भी ना हो। क्योंकि पर्दा प्रथा तो है ना, नज़र का पर्दा भी है, और माँ भी दूध पिलाती है तो आंचल से ढक के पिलाती है, तो फिर एक सेक्स वर्कर कैसे नहीं करेगी? तो ये सब है, लेकिन चुनौतियाँ बहुत सारी है उनको, क्योंकि सामाजिक मान्यता नहीं है इस काम के लिए। और जिस काम के लिए सामाजिक मान्यता नहीं है उसको करना तो नॉर्मल बात तो होगा ही नहीं ना। अच्छा, उनकी शादी होती है या नहीं? बेशक होती है, लोकल लेवल पे होती है शादी। बच्चे भी होते हैं? हाँ, अब महिला है तो बच्चा पैदा नहीं करेगी जी। अब हमको यही नहीं समझ आता, भारत में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, मैं पहले एक बात बताइए, जब मैं बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो लोग ऐसे हैरत से क्यों देखते हैं कि सच में सेक्स वर्कर कोई एलियन वेलियन है क्या? नहीं ना, वो एक औरत है। पहली बात, अगर वो लड़की पैदा कर रही तो लड़का को भी पैदा करेगी, लेकिन हम क्या बात करते हैं? सिर्फ लड़कियों से बात करते हैं, इस इलाके के लड़कों से कभी बात नहीं करते हैं। तो अभी तक, मतलब मैं अपनी पैदाइश से लेकर अभी तक जोड़ूँ तो अभी तक इस इलाके का लड़कों का पक्ष बिल्कुल अनछुआ है। मतलब लड़कियों का ही पक्ष ज़्यादातर बात करते हैं लोग, मैं कह रही हूँ, लड़कों से कोई, लड़कों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत सारे राज्य में गया है, जैसा कि आपने एक वीडियो में बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको किस राज्य में हुआ? किस बारे में? मतलब जहाँ पे आप जा रहे हैं, कहीं पे किसी मुद्दे को लेकर के उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि वो अपना बात को आपको बताना नहीं चाह रही है, कि किसी चीज़ को छुपा रही है, जो कभी उनके पास कोई कठिनाई हुआ और आपसे शेयर करना नहीं चाह रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, चुनौती जैसे यहाँ जब आप जब अपने घर में काम करते हैं तो जब बाहर काम करते हैं तो दोनों में अलग अंतर हो जाता है। तो बाहर में तो स्वाभाविक है कि आप गेस्ट हैं ना, तो आपको तो उसी तरह से बात करेंगे, तो बाहर में भी वो चैलेंज नहीं है। लेकिन हाँ, जो सेक्स वर्कर के बारे में आप पूछ रहे हैं, भारत में जो स्थिति है, कि जो स्थिति यहाँ की महिलाओं के साथ है, इनके अपने पहचान को लेकर, सम्मान को लेकर, अपनी बात रखने को लेकर, वो दूसरे जगह भी सेक्स वर्कर के साथ है। उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी तो सरकार भी उनको अनदेखा कर रही है, मतलब बहुत सारे जगह सरकार ने देखा ही कब है, बताइए मुझे? सरकार ने देखा ही कब है? सरकार अगर वाकई में देखती तो अभी तक इन महिलाओं के लिए कोई व्यवस्थित बात होता, योजना आ जाता। योजना, मैं पॉलिसी की बात कर रही हूँ, कोई पॉलिसी नहीं है भारत में इन इलाकों की महिलाओं के लिए, योजना नहीं है। परियोजना तो ढेरों सारा है, तो परियोजना से थोड़ी ना विकास होता है जी। मतलब आप लोग भी क्या चाहती हैं कि इसमें कुछ सरकार की तरफ से फंड आए, उनके विकास की बात हो? सरकार की तरफ से फंड वाला बात नहीं करें, हम कोई पॉलिसी लेकर आई है इस इलाके के लिए। अगर इस इलाके की बेटी है तो उनके लिए भी एजुकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर इस इलाके में ओल्ड एज की महिला है, 85 साल की हो गई हैं, उनके
पेंशन योजना, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट, इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी होगा तो वो हक से लेंगी, बोले ना हक लेना है, तो हक कब मिलेगा? जब संविधान ने मुझे वोट देने का अधिकार दिया है तो संविधान में हमें योजना भी मिलना चाहिए ना। आज भारत में आपको भी योजना मिला, भाई राशन आता है, ये आता है, वो आता है, तो आज भारत में कितना है वो समथिंग कुछ आंकड़ा है जो मुझे याद नहीं है, उतनी महिलाएं हैं सेक्स वर्कर। जो मेरा आंकड़ा नहीं है, ये महिला बाल कल्याण का, मेरे जुगनू मैगजीन में वो छपा हुआ है। वो आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो उतनी महिलाओं को तो आपको देना पड़ेगा ना। आमतौर पे देखा गया है कि मतलब 15 साल, 16 साल, 17 साल से लेके तो उनका जो एक ओपनिंग मतलब ये होता है, एज होता है, स्टार्टिंग एज होता है। उनका एंडिंग एज कब होता है? जब जो उस काम को नहीं करना चाहे, मतलब इस तरह का सामाजिक दबाव हो या उनके जो लोग हैं जिनके साथ वो रहते हैं। देखिए, चाइल्ड लेबर का कोई एज है क्या? क्यों नहीं है? बाल मजदूर का एज क्यों नहीं है? फिर भी लोग बाल मजदूर के लिए बच्चों को भेज देते हैं ना, जबकि बच्चों को मजदूरी नहीं कराना है। तो इस इलाके में भी वही है, बाल मजदूर के लिए फिर भी कानून बना हुआ है, पॉलिसी है, फिर भी देखिए इतना योजना होने के बाद भी छोटे बच्चों से लोग काम कराते हैं। और हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर तो कहेंगे कि हम बाल मजदूर के खिलाफ हैं, लेकिन वही काम कराते हुए दिखेंगे। इस इलाके में तो वो वैसा कोई पॉलिसी भी नहीं है। मतलब स्टार्टिंग एज और एंडिंग एज का कोई लिमिट नहीं है। एंडिंग तो आपको बोले ना कि 35 के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर क्यों चाहिए? क्योंकि उनका जॉब तभी चलेगा जब उनके पास कस्टमर आएंगे, और कस्टमर को चाहिए नई लड़कियां, जो मैं अभी बात कर रही थी। तो अब वो लड़की बूढ़ी हो गई तो उसको कौन पूछेगा? कॉमन सेंस है ना। देखिए ना, आप ही सोच के देखिए ना, हीरोइन अगर कोई बूढ़ी हो जाए तो उसको लोग ट्रोल करने लगता है। ये तो सेक्स वर्कर है ना। मतलब 35 साल, 40 साल के बाद जो है उनसे कोई काम नहीं होता है, तो फिर उनका कैसे चलता है कि भोजन पानी, बच्चों का परवरिश? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो सेक्स वर्कर हैं। वही हम भारत सरकार को कह रहे हैं कि आप ओल्ड एज सेक्स वर्कर के साथ काम करिए। उनके पास सही से दवा दारू का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। तो कुछ ऐसी हैं जो भीख मांगती हैं। ऐसी बहुत सारी कहानी मेरे पास है, जो महिलाएं भीख मांगती हैं, कुछ दूसरे के घरों में काम करती हैं। कुछ है जो किसी मोहल्ले टोले में ही मांग के अपना ज़िंदगी चला ली। कुछ है जिनके पास पैसा है तो वो अपना ज़िंदगी काट रही है, उनके परिवार के लोग उनको देख रहे हैं ऐसे। लेकिन उनके लिए कोई प्रॉपर कोई सुविधा नहीं है। प्रॉपर कोई सुविधा। बहुत सारा NGO है जो उनके लिए कुछ मुहिम ऐसा लेके चल रहा है। वो NGO अभी तक इस सब प्लेटफॉर्म लेके यहाँ पे पहुँचा है या नहीं? देखिए, NGO का काम हो रहा होगा बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट वर्क है। उनको भी फंड मिलेगा तो वो काम करेंगे, फंड नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी की बात है ना। ज़िंदगी फंड से तो चलता नहीं है कि आप 2 साल के लिए आइए, वो बूढ़ी औरत को सेवा करके चलिए, 2 साल के बाद उसका ज़िंदगी कट जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? जिंदा तो जिसको जब तक ईश्वर ने उसको जीवन दिया तब तक उसको जिंदा रहना है। उतने दिन तक का सेवा और उतने दिन का देखभाल कौन करेगा? इसके लिए सरकार और जो हम लोग आपस जनता है, मतलब जो भी हो बिहार, पूरे भारत के, अगर वो लोग चाहे तभी ये बदल सकता है कुछ। देखिए, सरकार में कौन है? सरकार है कौन? जिसे हम लोग वोट दे के चुनते हैं। हम आप नहीं, वो सरकार नहीं, वो तो प्रतिनिधि है। जो वोट से जीत के जा रहे हैं वो सरकार नहीं है, वो प्रतिनिधि है। अगर आप भी ये बात मानते हैं, वही सरकार तक रखते हैं ना। फिर सरकार कौन है? फिर आप गलत बोल रहे हो। वो सरकार तक नहीं रखते हैं, वो प्रतिनिधि रखते हैं आगे तक, वो मीटिंग में रखते हैं बात, वो सरकार के सामने। सरकार कौन है? जिसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यही लोग के पास नहीं है। आखिर सबकी बात तो उन्हीं को सुनना है। सरकार हम हैं, आप हैं। सरकार जनता है जो उनको चुनती है। किस लिए? लेकिन इस बात को कितने % लोग जानते हैं, आप ही बताइए। देखिए, हम इस पे कोई बिलीव नहीं रखते कि आप कितना % लोग मानते हैं। जैसे मैं ये नहीं मानती कि मैं बोल रही हूँ आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, आप मुझे मानिए चाहे नहीं मानिए, आप मत मानिए, आपका सोच है। मैं तो बोल रही हूँ ना, अगर आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप नहीं जानते हैं कि सरकार कौन है, तो फिर वही बात हो गई ना। मैं राजस्थान में एक पंचायती राज पे काम करती हूँ, मेरा एक अलग पहचान है वहाँ। अब पंचायती राज पे काम करने की वजह मैं यही पंचायत में जाकर ट्रेनिंग देती हूँ कि सरकार कौन है। हम पूरा वही कहते हैं ना कि सांप निकल गया लकीर पीट रहे हैं। अरे जब आप मालिक हैं, जनता मालिक है, तो फिर आप उनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अब आप कहिएगा कि पैसा वो देते हैं। अरे वो कहाँ से देते, बताइए मुझे, कहाँ से देते हैं?
चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अपने यहाँ के जीते हुए एमएलए हो, वो पैसा कहाँ से देते हैं आपको, या कोई भी योजना का पैसा कहाँ से आता है बताइए। जब फंड आता है तभी देते हैं। कहाँ से आता है वो फंड? हम लोगों के टैक्स के पैसे से। यस, तो पैसा किसका है? आप जिस घर में रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसका भी पैसा देते हैं। आप पानी पी रहे हैं, उसका भी देते हैं। आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उसका भी देते हैं। आप सोते हैं पंखा के नीचे, उसका भी देते हैं। बिजली का भी देते हैं, है ना। आप फ्रिज लगाते हैं, उसका भी देते हैं। आप छोड़ दीजिए बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, आपके शर्ट में ये बटन है ना, बटन, आप इसका भी टैक्स देते हैं। आप तिलक लगाते हैं, उसका भी टैक्स देते हैं। आप ये चश्मा लगाए हुए हैं, उसका भी टैक्स देते हैं। तो जब आप हर चीज़ का पैसा आप देने वाले मालिक हैं, तो कोई कैसे किसी कर देगा। लेकिन आप जो बोले ना कितने परसेंट, यही इतने परसेंट लोग हैं जो ये बेवकूफ़ी में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मालिक कौन, तो वो नेता। वो मालिक नहीं है, जनता मालिक है। और यही पावर अगर अभी इलेक्शन चल रहा है ना, ये जनता समझ गया ना, तो उस दिन नेता लोग के पीछे पब्लिक नहीं, पब्लिक के पीछे नेता लोग घूमेगा। लेकिन हम कहाँ पे भटक रहे हैं? नेताजी के पीछे नहीं घूम रहे हैं। नेताजी के पीछे अच्छा, ये जो पुलिस पाठशाला का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या जितने भी बच्चे हैं सब सेक्स वर्कर के ही बच्चे आते हैं पढ़ने? शुरुआत हमने उन्हीं से की थी, लेकिन अब ग्रुप मिक्स है। अब सिर्फ सेक्स वर्कर के बच्चे नहीं हैं, ज़्यादातर सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, लेकिन और भी इलाके के बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये पुलिस पाठशाला है। ये एक बहुत खूबसूरत पहल शुरू हुई है, जो कि मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। और मैं अपने शहर के पुलिस महकमा के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर से वो डर को ऐसे निकाल फेंका और बच्चों के दिल से निकाल फेंका। जो पुलिस वाले को देखकर हमारे इलाके के बच्चे भाग जाते थे, अब वो पुलिस वाले नहीं, पुलिस अंकल है। तो पुलिस अंकल के साथ होली मनाना, पुलिस अंकल के साथ दिवाली मनाना, पुलिस अंकल के साथ खाना खाना, पुलिस अंकल के हाथ से चॉकलेट खाना, और पुलिस अंकल ये पूछे कि तुम्हारा सपना क्या है। आज तक तो हमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है, लेकिन आज जो मेरे पाठशाला में बच्चे हैं, उनसे पुलिस अंकल आके पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो आपको पता है बच्चे क्या बोलते हैं? मैं आप ही की तरह IPS बनना चाहता हूँ। क्या चाहती है कि जिस तरह से भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड तक मतलब कि ऐसे पुलिस हो ताकि हमारे समाज में बदलाव हो और वो बच्चे सही प्लेटफॉर्म। मैं सिर्फ अभी यही कहूँगी कि ये सबको करना चाहिए प्रयास। जैसे मैंने एक लगातार प्रयास किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने पूरा ये कॉन्सेप्ट को रचने में मेरी मदद की, क्योंकि अकेले तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर उसी तरह से भारत की अलग जगह पे आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ भी अगर नाका चौकी है, तो अब क्या होता है, चौकी होने का क्या हमारा स्टिग्मा काम करता है? अरे यार पुलिस वाले का काम है, हमारा थोड़ी ना। आप छोड़ दिए उनको, नहीं, वो आप ही के लिए तो बैठे हैं ना। अगर उनसे आप बातचीत करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, दोस्ती मतलब वो नहीं कि आप फलानमा केस सॉल्व कर दीजिए सर, वो नहीं। दोस्ती मतलब ये कि चलिए सर, हमारे मोहल्ले के जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं ना, वो 40-50 बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सब काम करते हैं। चलिए शाम को यहाँ बैठ के 2 घंटा हम इस बच्चों को ये करें, आप भी थोड़ा समय दे दीजिए। ऐसे शुरुआत इसकी हुई थी। आपको पता है वो 25 बच्चे आज स्कूल में एडमिशन कराए जो स्कूल नहीं जाते थे, और हमने 15 बच्चों से ऐसे ही शुरू किया था। 2 घंटे 3 घंटे का सेशन करते करते आज वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका बैंक में खाता खुल रहा है, उनका प्रॉपर स्कूलिंग हो गया है, प्रॉपर पाठशाला, ट्यूशन भी हो गया विथ ट्यूशन। अभी तक तो सिर्फ स्कूल भी नहीं था ढंग से, लेकिन अब सब कुछ हो गया। तो अब सरकारी स्कूल भी कोऑपरेट कर रहा है। किसका बच्चा है? अब सवाल है किसका बच्चा है। ये आप ही बोल रहे हैं चतुर्भुज थाना है, बल्कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे पुलिस पाठशाला के बच्चे। मोहल्ला गली से बदल गया, पहचान बदल गया, अभी बदला है। अब कौन सा बच्चा है? पुलिस पाठशाला का बच्चा है। आप किससे बात कर रहे हैं? पुलिस पाठशाला के बच्चे से बात कर रहे हैं। स्कूल किसके बच्चे जा रहे हैं? पुलिस पाठशाला के बच्चे जा रहे हैं। तो अब बच्चे लोग इधर उधर, पहले नहीं है ना, पहले से नहीं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पुलिस पाठशाला का नाम है जो बच्चों को मिला है, ये समझिए इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है समाज में उन बच्चों के लिए। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।